हाय गाइस, मेरा नाम है चाहत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। दोस्तों, आज मैं लेकर आ रहा हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग की अपनी सीरीज का सेकंड वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड की प्लानिंग के बारे में, टैक्स प्लानिंग के बारे में और डेट मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट आता है इमरजेंसी फंड की प्लानिंग के बारे में। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड ऐसा फंड होता है जो हमारी मेडिकल इमरजेंसीज के अंदर या डिफरेंट टाइप की इमरजेंसी के अंदर काम आता है। जैसे आपने देखा था, अभी थोड़े टाइम पहले ही कोविड आया था, तो उसमें लोगों की जॉब चली गई थी और कई लोगों को सैलरी कट के मिली थी। तो उस केस में, उस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम इमरजेंसी फंड बनाते हैं। तो इमरजेंसी फंड में मतलब कि तरीका होता है बनाने का कि जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जो हमारी नीड्स होती हैं, जैसे मान लो अगर मेरा 15,000 रुपये का महीने का खर्चा है, तो अप्रोक्सीमेटली उसका 6 गुना यानी कि 15 × 6 करके 90,000 रुपये मेरे पास इमरजेंसी फंड में होने चाहिए किसी भी हालत के अंदर, ठीक है। दोस्तों, अब आता है टैक्स प्लानिंग फॉर 2023। दोस्तों, टैक्स प्लानिंग ये है, अभी जो न्यू टैक्स रिजीम आया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी एनुअल इनकम 7 लाख से कम है तो आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप पुराने ओल्ड रजीम के अगेंस्ट जाते हैं तो आपको डिडक्शन मिल सकती है। एटीसी की डिडक्शन होती है 1.5 लाख रुपए साल की, जिसमें आप पीपीएफ हो गया या फिर पीएफ डाल सकते हैं। इसके अलावा एटीडी की है, जो मेडिकल इंश्योरेंस बोलते हैं जिसको, इसमें आप खुद के लिए और वाइफ के लिए 25,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एक एनुअल ईयर के अंदर, और पेरेंट्स के लिए 50,000 की एनुअल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो जो उसका इंटरेस्ट बनता है उसके ऊपर साल में आप 1.5 लाख रुपए का क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट 1.5 लाख से ज़्यादा है तो उस 1.5 लाख के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा आप एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर सेक्शन 80C/C/D के अंदर आप 50,000 रुपए का रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हो गए टैक्स सेविंग करने के। अगर आप टैक्स बचाएंगे तो आपके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे और आप उसको अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेट मैनेजमेंट का। तो डेट मैनेजमेंट में क्या होगा, डेट कंसोलिडेशन, यानी कि मैं उस लोन को सबसे पहले उतारूंगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा लग रहा है। अगर मेरे पास 3 तरह के लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, मेरे पास पर्सनल लोन है, मेरे पास हाउसिंग का लोन है, तो सबसे पहले मैं अपने क्रेडिट कार्ड के लोन को उतारूंगा, उसके बाद मैं पर्सनल लोन को उतारूंगा और उसके बाद मैं अपने हाउसिंग के लोन को उतारूंगा। डेट मैनेजमेंट में नेक्स्ट पॉइंट आता है बजटिंग टिप्स, यानी कि मुझे अपना बजट बनाना पड़ेगा। मेरी इनकम कितनी है, मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, मुझे प्रॉपर उनको ट्रैक करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, ताकि मेरे बेफजूल के खर्चे कम से कम हो सकें। थर्ड पॉइंट आता है डेट मैनेजमेंट के अंदर क्रेडिट कार्ड का मैनेजमेंट। आपने क्रेडिट कार्ड अगर ले रखा है तो कोशिश कीजिएगा वही आप क्रेडिट कार्ड लें जिसमें आपकी साल की प्रोसेसिंग फीस या एनुअल फीस जीरो हो या कम से कम हो। इसके अलावा आपके पास में क्रेडिट कार्ड आ गया तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसे आ गए। वो आपके पैसे काइंड ऑफ उधार के पैसे हैं, ठीक है, जो आपको वापस भी करने हैं। तो आप खर्चा उससे कम से कम कीजिए ताकि उसके हिसाब से आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम पड़े और आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्प्रूव हो सके। तो लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर इंश्योरेंस कंसिडरेशन, यानी कि जो आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तभी तक सक्सेसफुल हो पाएगी जब आप पूरे टाइम तक बिना अनइंटरप्टेड अपना काम कर पाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी किसी को भी किसी भी टाइम आ सकती है, तो इसमें इंश्योरेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हमें इंश्योरेंस ऐसे लेना चाहिए, जैसे आपकी सैलरी 10 लाख रुपए साल की है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1,70,00,000 रुपए का इंश्योरेंस लेना चाहिए, यानी कि 17 गुना सैलरी का इंश्योरेंस लेना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस की। तो हेल्थ इंश्योरेंस आप किसी भी फैमिली मेंबर का ले सकते हैं, बिकॉज़ हेल्थ का कोई भरोसा नहीं है, किसी की भी किसी भी टाइम खराब हो सकती है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस आपको उन्हीं मेंबर का लेना चाहिए जो आपकी फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं, बिकॉज़ वो ही आपकी फैमिली के लिए ब्रेड एंड बटर लेकर आ रहे हैं। अगर उनका कुछ हुआ तो आपका फैमिली का फाइनेंशियल बिल्कुल खराब हो जाएगा, तो आपको अर्निंग मेंबर का ही लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस कंसिडरेशन में लास्ट पॉइंट आता है होम एंड ऑटो इंश्योरेंस। बिकॉज़ होम जो चीज़ है वो आपकी बहुत महँगी आती है, बहुत कॉस्टली आती है और लाइफ में एक ही बार बनती है। तो हमें इसके अंदर होम का इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। इसके अलावा जो ऑटो इंश्योरेंस है, यानी कि हम बाइक या गाड़ी चला रहे हैं, तो रोड एक्सीडेंट भी होते हैं बहुत सारे। तो हमें अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटो इंश्योरेंस भी लेना ज़रूरी है, ताकि हम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को कवर कर सकें। दोस्तों, अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर, यानी कि इस वीडियो से हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा इमरजेंसी फंड प्लानिंग, यानी कि इमरजेंसी फंड हमें क्यों क्रिएट करना चाहिए और कितना क्रिएट करना चाहिए। सेकंड, हमने बात करी टैक्स प्लानिंग के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया डिफरेंट तरीके या सेक्शंस जिससे आप टैक्स सेविंग कर सकते हो। थर्ड, हमने बात करी डेट मैनेजमेंट के बारे में। इसमें मैंने आपको बताया कि जिसमें आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा लग रहा है
तो सबसे पहले आपको उस डेट का उतारना चाहिए। लास्ट पॉइंट जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था वो था इंश्योरेंस कंसिडरेशन, यानी कि इसमें मैंने आपको बताया आपको अपनी फैमिली के अर्निंग मेंबर्स के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है और हेल्थ इंश्योरेंस आपकी हर फैमिली मेंबर के लिए होना ज़रूरी है। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग की इस सीरीज़ के थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट टूल्स के बारे में एंड टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।